कोरोना से क्या हालात हैं इस देश में, आप सभी लोग मीडिया नेटवर्क के थ्रू देख रहे होंगे, चैनलों पे देख रहे होंगे। क्या हालात हो गए हैं देश में। जनता जो है रोड पर आ गई है, बिजनेसमैन जो है वो अपनी कंपनी बंद करके घर पे बैठा है, और गरीब और मजदूरों का जो हाल है वो तो बद से बदतर होता जा रहा है। आज इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए हम लोग लखनऊ शहर में निकले हैं। उसकी सड़कों पर लॉकडाउन लगा हुआ है और 1 मई है ये। आज मई का महीने का पहला दिन है और लॉकडाउन में हम लखनऊ की सड़कों पर देख रहे हैं कि जहां पर लाखों लोगों की भीड़ गुजर जाती थी जिन सड़कों पर, आज इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। और सिर्फ इस डर से लोग नहीं निकल रहे हैं बाहर की ऐसा ना हो कहीं उनको कोरोना हो जाए। तो आज हमारे बीच में एक बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं जिनका टेलीकॉम का बहुत बड़ा काम है उत्तर प्रदेश में, और वो मझौली स्टेट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वीरेंद्र मलविशेन, और मित्र भी हैं, अपने बड़े भाई भी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे हम देश के हालातों पर, देश में जो बिजनेस में किस तरह की गिरावट आ रही है, कोरोना से क्या क्या परेशानियां और आगे होने वाली हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग डरे सहमे अपने घरों में बैठे हैं अपनी जान बचाने के लिए। मल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजू जी। मल साहब, आप देख रहे हैं, आप तो पिछला लॉकडाउन भी हम लोगों ने देखा और दूसरा लॉकडाउन लग गया, कभी उम्मीद भी नहीं की थी हम लोगों ने। सरकार ने जो तैयारियां की 13 महीनों में, 14 महीनों में या पिछले महीनों में, जिस नाम पीएम केयर फंड के नाम पर पैसा लिया, आपको क्या लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं लापरवाही की है? जब तक लॉकडाउन था पिछली बार, तब तक सरकार को याद था कि लॉकडाउन है, कोरोना है। उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार भी भूल गई कि कोरोना जैसी भी कोई चीज़ है। अगर तैयारियों की बात करें, उस समय इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे थे कि स्टेडियम को हॉस्पिटल बनाया जाएगा, वहाँ पे बेड लाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज की स्थिति में। और अपने जानने वाले बहुत सारे लोग, जिन्हें जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, अपने सामने हम लोग उन लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। और ऑक्सीजन की कमी, ये सब चीज़ें तो बाद में है, जिम्मेदार सरकार ही है। मल साहब, सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं कि जो तैयारियां उन्हें करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। हम लोगों ने अपनों को खोया है। उनके भी कई जानने वाले या परिचित लोग जो इस कोरोना ने जिनकी जान ले ली, और कुछ लोग परिवार में ही थे, कुछ लोग जानने वाले में या एक दूसरे के जानने वालों में। मल साहब ने आपने बताया कि बेड और मतलब स्वास्थ्य सेवाएं जो थी उनकी चरमरा गई थी। तो अभी देखिए, जो मतलब जो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ऑक्सीजन की वजह से बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। तो अपनी गवर्नमेंट के पास इतना ऑलरेडी ऑक्सीजन का, अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन है ऑक्सीजन का कि जिसके लिए कोई बहुत अलग से नया प्लांट या ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, आप जो कंपनीज, जो स्टील फैक्ट्रीज आप कुछ बता रहे थे, उसके बारे में चाहते हैं कि आप बताएं। देखिए, अपने देश में अगर मान लीजिए जो ऑक्सीजन की खपत है वो 15, जितना उत्पादन है उसका 15% ऑक्सीजन मेडिकल सेवाओं के लिए ही जाता है। बाकी 85% इंडस्ट्री यूज़ करती है। वेल्डिंग में स्टील फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह यूज़ करती हैं इसको। कुछ दिन के लिए इंडस्ट्री बंद करते हैं, वो ऑक्सीजन सप्लाई करते, या उसका पहले से बैकअप प्लान कर सकते थे। हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसका मूवमेंट चाहिए। तो बहुत सारे जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ये होना चाहिए था कि आपको अगले 3-4 महीने में, जब पिछली बार लॉकडाउन आया था, तो अगले 3-4-5 महीने के अंदर आपको एक ऑक्सीजन प्लांट बना लेना है, मिनी ऑक्सीजन प्लांट, जिसकी अभी बात कर रहे हैं कि जर्मनी से कंसंट्रेटर आ रहे हैं, जनरेटर आ रहे हैं। ये पहले भी किया जा सकता था। सरकार देखिए अपनी बहादुरी बता रही है कि 3 दिन में पीजीआई में ऑक्सीजन प्लांट लग गया। आपने 13 महीने में उसको लगाया है। हम तो
तो कहेंगे आप उसको 15 महीने में अपने लगाए, या उसको और पहले लग जाना चाहिए था। पीजीआई जैसे बड़े हॉस्पिटल में इस तरह का एक ऑक्सीजन प्लांट लगा के कि 3 दिन में लगा दिया गया है। ये गवर्नमेंट क्या बताना चाह रही है? मल साहब कह रहे हैं कि सरकार जो बता रही है, मैं सीधा आपको बताना चाहूंगा कि जो आंकड़े दिखा रही है, सीधा उन्होंने पीजीआई के ऑक्सीजन प्लांट पे हमला। दूसरी सबसे बड़ी चीज थी कि हमारे देश में प्रॉपर ऑक्सीजन है, और सबसे बड़ी चीज है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों की जान गई। ज्यादातर केस जो है वो ऑक्सीजन की वजह से है। मां साहब, एक सवाल और आता है इसमें, ऑक्सीजन के नाम पर बहुत कालाबाजारी हुई। हमने, आपने दोनों लोगों ने झेला होगा, बहुत सारे लोग पेशेंटों का फोन आया और हम लोग ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल करा पाए, या किसी कारणवश उनको ऑक्सीजन इसलिए नहीं दिला पाए कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी। सिलेंडर्स के दाम जो है वो 20 गुना 25 गुना ज्यादा, 5,000 की चीज 50,000 में। क्या प्रशासन को इस बात को नहीं सोचना चाहिए था कि ये कालाबाजारी क्यों हो रही है? प्रशासन, इन्होंने अधिकारियों को, किस सरकार ने जो अपनी टीम बना रखी है, क्या अधिकारियों को लापरवाही नहीं हुई? ये सरकार मौका दे रही है कालाबाजारी के लिए। ये मैं तो कहूँगा ज़्यादा वो लोग जिम्मेदार नहीं है। देखिए, जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे कोई भी कीमत दे के खरीदेगा। किसी को अपने परिवार में या किसी व्यक्ति की जान बचानी है, किसी अपने सगी संबंधी की, अपने मित्र की, या समाज में किसी की जान बचानी है, तो वो जो भी उसका अंतिम प्रयास हो सकता है वो प्रयास तो करेगा ही करेगा। लेकिन जो सरकार अभी तक ऑक्सीजन की व्यवस्था और इस तरह की जो मेडिकल सुविधाएँ हैं, आपको पता है सरकार को कि कोरोना जैसी महामारी है, बीमारी है, जिसको आप पहले ही महामारी घोषित कर चुके हो, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया अभी तक। जब से कोरोना का नाम हम लोगों ने सुना, या पहला जो पिछला लॉकडाउन था जब स्टार्ट हुआ, जब हम लोगों ने घंटी थाली और ये सब टॉर्च भी चलाया था, तो उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया? आपको पता है आने वाले समय में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। आपको पता है कि इस तरह की दवाइयों की, वेंटिलेटर की, बेड की आपको जरूरत पड़ने वाली है। उस समय आप लोगों ने इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। क्या कोई ऐसा है, कोई ऐसी जो अवध शिल्पग्राम में अभी आप DRDO ला के वहाँ पे 100 बेड 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहा है, क्या ये पहले नहीं बना सकते थे? ये पहले तैयारी नहीं कर सकते थे? मल साहब का कहना है कि जो चीज गौ सरकार आज कर रही है वो पिछले महीनों में क्यों नहीं की। हॉस्पिटल्स, बेड या कैंप्स क्यों नहीं बनाए गए जब आपको पता था कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ सकता है? और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, प्रशासन के से जुड़े जो अधिकारी या सरकार ने जिनको जिम्मेदारी दी है, इन्होंने साफ कहा है कि इन्होंने कालाबाजारी करने का मौका दिया। अगर हम कोविड को छोड़ दें, कोविड से जो हालात बने हैं मल साहब, इसके बारे में बात करें तो सेब, ये जो फ्रूट है वो सब्जियां जो हैं, जैसे हमारे जो लोग पर डे खा रहे हैं, देखा है आपने कि आदमी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सब फलों पर और सब्जियों पर टूट पड़ा है, और उसकी कालाबाजारी 300 रुपए किलो, संतरा 200। टीवी पे कोई भी आके कह देता है कि आप नींबू खाइए, नींबू की कीमत बढ़ जाती है। वो सही भी कहते हो सकता है, नींबू फायदेमंद है, चाहे आपका संतरा है या और भी कोई फल है जो विटामिन C की कमी को पूरा करता है या उसे इन्हेंस करता है। लेकिन इस पे भी कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है या कंट्रोल नहीं है कि फलों के, सब्जियों के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं। एक तो लोगों की कमाई नहीं है, लोगों की आमदनी नहीं है, ऊपर से इन सब चीज़ों पे। और एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसमें जोड़ें कि जो इंजेक्शन को लेके और मेडिसिन को लेके जो रूमर बना, और मेडिसिन और इंजेक्शन की काला, इसको भी आप थोड़ा बताएं कि इस पे भी प्रशासन मतलब कुछ नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा। इससे देखिए, जो प्रशासन है वो आपका चुनाव कराने में व्यस्त है, जो मुझे लगता है। और जो जितना बड़ा मैन पावर, जो अपने यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है। अपने यहाँ सरकारी अधिकारी भी हैं, प्राइवेट कर्मचारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, हर तरह के लोग अपने यहाँ। तो जो इन व्यवस्थाओं को जो चुनाव में लगाया गया, इनको लगाया जाता है कि कालाबाजारी रोके, चीज़ों को उपलब्ध कराए। हेल्पलाइन में देखिए, इनकी भी गलती नहीं है अगर मान ली किसी व्यक्ति को नोडल अधिकारी बनाया गया, वो दिन में कितने लोग का फोन उठाएगा, कितने लोग से बात करेगा, कितनी लोग की मदद करेगा। उस तरह की एक पूरी अच्छी टीम बनानी चाहिए। जिस तरह के जो आप चुनाव में व्यवस्था करते हैं, बूथ वाइज आप व्यवस्था करते हैं, उस तरह से आपको इस आपदा के लिए भी करना चाहिए था। और अभी भी कर सकते हैं, अभी भी करें। अभी आपका चुनाव तो शायद आज कल काउंटिंग होनी है, परसों तक रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद भी करिए, लेकिन करिए तो आपको क्या लगा कि ये सरकार जो है इसने साबित कर दिया कि इसे सिर्फ सत्ता से मोह है, अपने नागरिकों से, अपनी जनता से नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे?
सत्ता का मोह तो है ही, तो इनकी प्रायोरिटी सत्ता है, उन पे ज़्यादा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो चलो इस इलेक्शन तो लोकल बॉडी का इलेक्शन है, इससे सरकार को कोई बहुत ज़्यादा वैसा मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता होगा, या हो सकता हो आगे आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए मैं एक नीचे और एक संगठन चाहिए होगा। लेकिन सत्ता का मोह तो है ही, वो इस बात से इनकार नहीं किया सकता, वो हर किसी को है, चाहे किसी प्रदेश में भाजपा की पार्टी सरकार हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो, चाहे राजस्थान में गहलोत हो, कांग्रेस कोई भी हो। आप एक बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, आपके साथ एक आपकी टीम काम कर रही है, बहुत लोगों की रोजी रोटी आपसे जुड़ी हुई है, और साथ ही में हम ये भी कहेंगे कि जितने भी बिजनेसमैन हैं हम उनकी बात करेंगे। एक बिजनेसमैन का दर्द एक बिजनेसमैन समझ सकता है, और उसके साथ जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे फ़ोन आते होंगे, पिछले लॉकडाउन में भी आपने घर पर बैठा कर लोगों को सैलरी दी, वेतन दिया, इस बार भी वही हालात हैं। एंटरप्रेन्योर का क्या होगा? देश में बार बार सरकार एंटरप्रेन्योर को लेके बढ़ावा देती है, उसके बाद देखिए एंटरप्रेन्योर के लिए मुझे लगता है बातें ही हैं, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, या आप कभी जाइए, आप बिना कोलेटरल के आप बैंक से लोन लेके देखिए, आपको मिल जाएगा। तो सरकार तो दिखाती है कि हम बिना कोलेटरल और बहुत सारी योजनाएं, सरकार कोई ऑलरेडी बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसको ऑलरेडी उसकी बहुत सारी सिक्योरिटी या उसके बैंक के पास सिक्योरिटी है, उन्हीं की फैमिली में से किसी को लोन दे देंगे और अपना वो कोटा पूरा कर लेंगे। कितने लोन हुए स्टैंड अप इंडिया और जो भी आपका मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्या कोई ऐसा लखनऊ में कोई ऐसा स्टार्टअप जानते हैं जो किसी बैंक से लोन पाया हो? ज़्यादातर स्टार्टअप तो एंजल फंडिंग और फॉरेन फंड पे ही डिपेंड करता है, उन पे ही काम करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना था, जैसे आज हम लोग बैठे हुए थे सुबह और किसी को ज़रूरत थी एम्बुलेंस की जी, दिल्ली में 3 किलोमीटर के 25,000 रुपये मांगे जाते हैं, 34 किलोमीटर के 42,000 रुपये मांगे जाते हैं। तो ये इन सब का प्रशासन को पता है, मीडिया चैनल्स भी दिखा रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? आज सुबह ही हमने बात की और हम लोगों को मतलब 25,000 उल्टे सीधे रेट बताए गए। तो आपको नहीं लगता कि इनको अभी ये अगर कड़ाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब जनता कंगाल हो जाएगी, कंगाल हो चुकी होगी? तो ये अपना तंत्र तो अपना प्रचार प्रसार करने में लगा रखे हैं, जो भी सरकारी तंत्र है या चुनाव में या किसी चीज़ में। ये दिल्ली के हालात नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश के भी ये हालात है। यहाँ भी एम्बुलेंस जो सामान्य जो उसका औसत जो रेट होना चाहिए उससे कई गुना महंगे पे भी मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें मतलब आप खुद भी मैं देख रहे होंगे, आपने भी कई लोगों के लिए ये मदद पहुंचाने की कोशिश की है, तो मिल ही रहा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, जिस तरह से वो रेमडेसिविर के लिए रेट जारी कर सकते हैं, उनको भी कहना चाहिए कि 20,000, 10 किलोमीटर के लिए 50 70,000 किलोमीटर के लिए इतना एम्बुलेंस का किराया होगा, पर किलोमीटर इतना होगा, इतने घंटे के लिए इतना होगा। ये गवर्नमेंट कर सकते हैं, उनको एक लिस्ट जारी करनी है, एक शासनादेश जारी करना है उनको। सरकार को आने वाले टाइम में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। नहीं, ये सरकार को तो इसलिए करना पड़ेगा, इस सरकार ने ना जाने ऐसी टीम बना रखी है अपने साथ, और ना जाने क्यों कि वो क्या काम करे, ना इनके पास कोई विजन है और ना ही कोई प्लान है। विजन नहीं होगा तो कोई प्लान तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर सरकार को 10 में से नंबर देने हो, चलो ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी टीम है, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनके अन्य मंत्री हैं, वो उनका इसमें बहुत अच्छा योगदान नहीं रहा। दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हम लोग लखनऊ की सड़कों पर हैं, लोहिया पथ पर हैं अभी, और अभी जस्ट मुख्यमंत्री आवास क्रॉस किया है, और हम लोग लखनऊ के हालात देखने निकले थे कि आज लॉकडाउन में किस तरह से, मैं बीइंग अ मीडिया पर्सन लखनऊ के सड़कों पर हूँ और मल साहब साथ में हमारे, और हम लोगों ने ये आज डिस्कशन किया कि किस तरह से हालात बन गए हैं शहर में। और मल साहब, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप चूँकि व्यवसाय में हैं और इंटरनेशनल मीडिया वगैरह आप हर चीज़ से अपडेट रहते हैं, जैसा आपसे बात हुआ करती है। मैं बार बार एक शब्द कहता हूँ कि लखनऊ चाइना का वुहान हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि क्या ऐसे हालात हैं? वैसा हालात संजू जी आप भी आपने भी देखा, हमने भी देखा, हमने भी लोगों को लाइन में देखी, ऑक्सीजन के लिए लाइन देखी। एक पेशेंट को हम लोग 48 घंटे में एडमिट करा पाए, जबकि आप खुद भी मीडिया जगत से हैं, आपके भी संपर्क हैं और आपने बहुत प्रयास किया। तो और भी जो
लोग हैं उनको कितनी परेशानी हो रही होगी हॉस्पिटल एडमिशन या हॉस्पिटल में बहुत सारी एडमिशन के लेकिन बाद एक चीज और देखने को मिली मल साहब, मैं ये वीडियो कंटिन्यू रखना चाहूंगा, बस ये लास्ट सवाल है मेरा। शमशान घाट में लोगों को लाइन लगाने का मतलब तब वो अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। क्या प्रशासन को यहाँ तक मतलब ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति के परिवार में अगर वो कोई व्यक्ति मरा है वो उस पीड़ा को झेलेगा कि वो जाकर शमशान घाट में लाइन लगाएगा, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होगा। आप देखें हालात यहाँ पे, लोग रात भर 12-12 10-10 घंटे लाइन लगाने के बाद उनको मौका मिला है। मतलब ये तो इसके लिए तो मानवीय संवेदना, ये दुखदाई है बस। और सरकार को अभी भी जागना चाहिए, सरकार को अभी भी अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स अन्य फील्ड से भी, कुछ प्राइवेट कंपनियों से भी या कहीं से भी जो कुछ भी है जो अच्छा कर सकता है उनको मौका दे और इसको आगे इस ये जो महामारी चल रही है इससे बचाव करने के जो भी उपाय हो सकते हैं करें। और जनता सरकार का साथ देगी अगर सरकार जनता का साथ देगी। तो दोस्तों आज हमने लखनऊ के हालातों पर बात की, लखनऊ की सड़कों पर निकलकर हम और वीरेन मल विशेन हमारे मित्र जो हैं हम लोगों ने डिस्कस किया और आशा करते हैं कि ये हालात जल्दी सुधरेंगे और हम लोग आपके बीच में फिर हाजिर होंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ। और आप सभी लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और जैसा सी सरकार कह रही है वही सब हम भी कहेंगे कि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन लास्ट में सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। जीवन रहेगा तभी जीविका रहेगी और जब जीविका रहेगी तभी जीवन रहेगा। यहाँ पर आज आम आदमी खड़ा है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।